सोचिए जरा, हमारे संविधान में एक ऐसा इमरजेंसी बटन है जिसे दबाते ही देश के काम करने का तरीका मतलब पूरा का पूरा सिस्टम ही बदल सकता है। ये एक ऐसा स्विच है जो सरकार को कुछ असाधारण शक्तियां दे लेता है। लेकिन सवाल ये है कि ये बटन है क्यों और इसका इस्तेमाल आखिर कब होता है। चलिए आज इसी की परतें खोलते हैं। तो ये अंतिम सुरक्षा स्विच आखिर है क्या? मतलब जब देश पर कोई बहुत बड़ा संकट आ जाए तो वो कौन सा संवैधानिक रास्ता है जो उसे बिखरने से बचाता है? इसका जवाब खुद हमारे संविधान बनाने वालों ने हमें दिया है। और ये जवाब हमें मिलता है संविधान के पार्ट 18 में, आर्टिकल्स 352 से लेके 360 के बीच। इन्हीं को हम कहते हैं आपातकालीन प्रावधान या इमरजेंसी प्रोविजंस। ये कह सकते हैं कि वो शक्तिशाली टूल है जो मुश्किल से मुश्किल वक्त में देश को एक साथ रखने के लिए बनाया गया है। इसे ऐसे समझिए कि ये प्रावधान केंद्र सरकार को वो ताकत देते हैं जिससे वो देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता पर आए किसी भी बड़े खतरे से निपट सके। ये एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ्टी नेट है। और इसका सबसे बड़ा असर ये होता है कि देश का जो संघीय ढांचा है, यानी हमारा फेडरल स्ट्रक्चर, वो कुछ समय के लिए एकात्मक या यूनिटरी बन जाता है। मतलब राज्यों की शक्तियां कम हो जाती हैं और सारी की सारी पावर केंद्र सरकार के पास आ जाती है। अब ये जो इमरजेंसी टूलकिट है ना, इसमें एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग तरह के औजार हैं और ये तीनों ही अलग अलग तरह के संकटों के लिए डिजाइन किए गए हैं। आइए देखते हैं कि ये कौन कौन से हैं। तो ये 3 तरह की इमरजेंसी हैं। पहली है नेशनल इमरजेंसी, दूसरी स्टेट इमरजेंसी जिसे हम प्रेसिडेंट्स रूल या राष्ट्रपति शासन के नाम से ज्यादा जानते हैं, और तीसरी है फाइनेंशियल इमरजेंसी। हर एक अलग तरह के तूफान से लड़ने के लिए बना है। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी की। ये सबसे गंभीर स्थिति है। ये तब लगाई जाती है जब युद्ध, किसी बाहरी देश के हमले या फिर देश के अंदर ही हथियारों के साथ हुए विद्रोह से भारत की सुरक्षा खतरे में पड़ जाए। फिर आता है स्टेट इमरजेंसी यानी राष्ट्रपति शासन। ये तब लगाया जाता है जब किसी राज्य की सरकार संविधान के नियमों के हिसाब से चल ही न पा रही हो, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई हो। ऐसे में केंद्र सरकार उस राज्य का शासन सीधे अपने हाथ में ले लेती है। और तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये तब लगाया जा सकता है जब देश की आर्थिक सेहत बुरी तरह से बिगड़ जाए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आज तक भारत में इसकी जरूरत कभी नहीं पड़ी। ये प्रावधान संविधान में तो है पर कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। चलिए अब सबसे जरूरी बात पर आते हैं कि जब इमरजेंसी लगती है तो असल में बदलता क्या है। इसका सबसे बड़ा और सीधा असर पड़ता है केंद्र राज्य के पावर बैलेंस पर और हम सबके मौलिक अधिकारों पर। स्क्रीन पर इस टेबल को देखिए। ये नेशनल और स्टेट इमरजेंसी के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर देता है। राष्ट्रीय आपातकाल का असर पूरे देश या उसके किसी हिस्से पर हो सकता है, जबकि राष्ट्रपति शासन सिर्फ एक राज्य तक ही सीमित रहता है और वहां की चुनी हुई सरकार को सस्पेंड कर दिया जाता है। और यही इसका सार है। नेशनल इमरजेंसी के दौरान राज्य सरकारें भंग नहीं होती, लेकिन वो पूरी तरह से केंद्र के कंट्रोल में आ जाती हैं। मतलब सारी शक्ति एक जगह दिल्ली में केंद्रित हो जाती है। और अब वो हिस्सा जो हर नागरिक को सीधे तौर पर प्रभावित करता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन। देखिए, आर्टिकल 358 के तहत जैसे ही युद्ध के आधार पर इमरजेंसी लगती है, आर्टिकल 19 में मिली आज़ादियां, जैसे बोलने की आज़ादी, ये सब अपने आप सस्पेंड हो जाती हैं। वहीं आर्टिकल 359 राष्ट्रपति को ये ताकत देता है कि वो एक आदेश से दूसरे मौलिक अधिकारों को लेकर कोर्ट जाने के अधिकार को भी सस्पेंड कर सकते हैं, सिवाय आर्टिकल 20 और 21 के, जो जीवन जीने का अधिकार है, ये कभी सस्पेंड नहीं होते। अब देखिए, जब भी किसी को इतनी ज्यादा पावर मिलती है तो उसके गलत इस्तेमाल का खतरा भी बढ़ जाता है। और भारत के इतिहास ने यह देखा भी है, जिसके बाद इस पावर को कंट्रोल करने के लिए कई सेफ गार्ड्स यानी सुरक्षा उपाय बनाए गए। भारत में नेशनल इमरजेंसी अब तक 3 बार लगी है। पहली बार 1962 में चीन युद्ध के समय, दूसरी बार 1971 में पाकिस्तान युद्ध के समय और तीसरी बार 1975 में आंतरिक अशांति के नाम पर, जो आज भी भारतीय लोकतंत्र का सबसे विवादास्पद अध्याय माना जाता है। हैरानी की बात तो ये है कि संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अंबेडकर खुद इस शक्ति को लेकर काफी चिंतित थे। उन्होंने उम्मीद जताई थी कि आर्टिकल 356 यानी राष्ट्रपति शासन का इस्तेमाल आखिरी हथियार के तौर पर ही किया जाएगा, वो भी एक चेतावनी देने के बाद। पर हकीकत उम्मीदों से काफी अलग निकली।
आर्टिकल 356 का कई बार एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल हुआ और चुनी हुई राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया। इसी दुरुपयोग को रोकने के लिए सिस्टम में बड़े बदलाव की जरूरत महसूस हुई। तो इस मिसयूज को रोकने के लिए दो बहुत बड़े कदम उठाए गए। पहला, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इंटरनल डिस्टर्बेंस जैसे अस्पष्ट शब्द को हटाकर आर्म्ड रिबेलियन यानी सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया, ताकि इसका गलत फायदा न उठाया जा सके। और दूसरा, 1994 में एसआर मुंबई केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया कि राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला जुडिशियल रिव्यू से परे नहीं है, मतलब अदालतें उस पर सवाल कर सकती हैं। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गहरे और बुनियादी सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं, जो हर लोकतंत्र के सामने हमेशा खड़ा रहता है। ये बहस सिर्फ कानून की किताबों तक सीमित नहीं है। ये एक फिलोसॉफिकल सवाल है कि देश की सुरक्षा के लिए सरकार की असाधारण शक्ति और एक नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच सही संतुलन कहाँ और कैसे बनाया जाए। तो सवाल आखिर यही है कि ये संतुलन कैसे सधेगा। वो कौन सी लक्ष्मण रेखा है जो ये तय करे कि देश की सुरक्षा के नाम पर मिली शक्ति नागरिकों के अधिकारों का हनन ना करे। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर पीढ़ी को अपने समय में खुद खोजना पड़ता है।